बातों बातों में कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, इंसान अपने जीवन में सपने देखता है और उन्हें पूरा करने के लिए अपने जीवन में भरपूर मेहनत भी करता है। वो इंसान बहुत खूबसूरत और खुशकिस्मत होते हैं जो अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं। सपने देखना और उन्हें पूरा करना वास्तव में हमारी हिम्मत और मेहनत का एक मिलाजुला परिणाम है। जब हमारे सपने पूरे होते हैं तो हम अपने माता पिता के साथ साथ ईश्वर को भी थैंक यू कहते हैं कि हे ईश्वर, आपने हमारी प्रार्थना सुनी और हमें इस दुनिया में एक सफल इंसान बनाया। सफलता हर कोई चाहता है, लेकिन सफल व्यक्ति के पीछे के संघर्ष की कहानी बहुत सारे लोगों को पता नहीं होती। आज इस कार्यक्रम में जो मेहमान हमारे साथ हैं वो हैं प्रोफेसर डॉक्टर प्रेम दवे। डॉक्टर प्रेम दवे राजस्थान यूनिवर्सिटी से म्यूज़िक के प्रोफेसर के तौर पर सेवानिवृत्त हैं। आप एक प्रख्यात सिंगर हैं। आप गीत, गज़ल और फोक में समान अधिकार रखती हैं। कथक की एक कुशल नृत्यांगना हैं। इसके अलावा राइटिंग का भी स्किल आपके पास में है। 5 किताबों के अलावा आप अनेक आर्टिकल लिख चुकी हैं म्यूज़िक और डांस पर, और डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर की उपाधि भी आपको प्राप्त है। प्रोफेसर डॉक्टर प्रेम दवे, आकाशवाणी जयपुर के स्टूडियो में आपका स्वागत है। वेलकम। थैंक यू। मैंने बहुत सारी बातें अपने श्रोताओं को ये बताने का प्रयास किया है कि डॉक्टर प्रेम दवे में इतनी सारी खूबियाँ हैं, और इतनी सारी खूबियाँ कोई एक दिन में नहीं आती। इसके लिए हमें दिन रात मेहनत करना पड़ता है। आज आपकी जीवन यात्रा की है बातें हम करने जा रहे हैं। बचपन से शुरू करते हैं। कहाँ आपका जन्म हुआ, कहाँ स्कूलिंग हुई? मेरा जन्म जयपुर में ही हुआ है जी। और मेरी सारी शिक्षा भी जयपुर में ही हुई है। शुरू से लेके मैंने कन्या सदाचार पाठशाला से मिडिल पास किया जी। उसके बाद महाराजा गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल से हायर सेकेंडरी किया। उसके बाद महारानीज कॉलेज से बीएससी और बीएड, यूनिवर्सिटी से ही बीएड भी किया है बीएससी के बाद। उसके बाद एमए इन वोकल म्यूज़िक और फिर पीएचडी, फिर डीलिट। अच्छा। और ये सब किया, और इसके साथ साथ जो संगीत की अन्य परीक्षाएं होती हैं वो भी मैंने संगीत प्रवीण, नृत्य प्रवीण, संगीत विशारद, नृत्य विशारद, संगीत प्रभाकर, संगीत भूषण, नृत्य भूषण, ऐसे मतलब बहुत सारी संगीत की उपाधियाँ भी ली। और साथ साथ रेडियो और ये सब टीवी, इन पर भी मैं कार्यक्रम अपने देती रही। इसके अलावा मैं एनसीसी में सार्जेंट रही हूँ, और एनसीसी का पूरा कोर्स मैंने A+ ग्रेड में पास किया है। और मैं आपको बताऊं कि मैंने ज़िंदगी में जो बनना चाहा वो मैं भगवान की दया से, अपने माता पिता और गुरुजनों के आशीर्वाद से उसे पूरा करने में सफल हो पाई। यानी आप एक कामयाब महिला के तौर पर समाज में एक उदाहरण हैं उन लोगों के लिए जो बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उनकी मेहनत में कुछ कमी रह जाती है और वो थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं सफलता से एक आध कदम। जैसा कि आप बता रही हैं कि आपने संगीत में रुझान आपका बहुत था, बहुत सारी आपने डिग्रियां ली, बहुत सारे आपने एग्ज़ाम दिए और हर एक में पास आउट किया आपने। संगीत की तरफ रुझान बचपन से था? घर में कोई ऐसा माहौल था आपके कि जब आप म्यूज़िक की तरफ, सिंगिंग की तरफ आकर्षित होती रही और लगातार उसमें अपना एक पैशन ढूंढती रही कि ये म्यूज़िक में और सिंगिंग में मेरा कुछ बन सकता है? मुझे तो ये मालूम तक नहीं है कि मैं कैसे म्यूज़िक में आ गई। वो इसलिए मालूम नहीं है कि जब मैं 5th में पढ़ती थी तभी मेरे पापा ने मुझे राजस्थान संगीत संस्थान में एडमिशन करवा दिया। शायद उन्होंने कुछ ऐसा देखा हो कि हम लोग 6 बहनें थे, 4 भाई थे, उसके बाद भी सिर्फ मैं ही एक अकेली संगीत संस्थान में सीखने जाती थी। तो हो सकता है पापा को कुछ ऐसा लगा हो। मेरे फादर शुरू में आर्मी में थे, उसके बाद उन्होंने म्यूज़िक का, उन्हें बहुत शौक़ था, तो म्यूज़िक को भी उन्होंने प्रोफेशन के तौर पर अपनाया। बाद में सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल में वो म्यूज़िक टीचर रहे और उससे रिटायर हुए बाद में। तो मुझे लगता है शायद मेरे पापा को लगा होगा कि मैं कुछ सीख सकती हूँ, तो फिर मुझे डांस में एडमिशन दिलवाया। मैंने डांस में जब बीए कर लिया तो मैंने कहा पापा बहुत दूर, हम लोग उस ज़माने में कोई व्हीकल होते नहीं थे, कारें वारें होती नहीं थी, स्कूटर भी इवन नहीं होते थे साधारण लोगों के पास, तो पैदल पैदल जाते थे खूब दूर, यानी ख़जाने वाले रास्ते से लेकर और गोपाल जी के रास्ते में था संगीत संस्थान, वहाँ तक हम 5th क्लास से पैदल जाते थे। जी हाँ।
उसके बाद मैंने 5 साल वहाँ सीखा। फिर वहाँ उस समय ब्रह्मानंद गोस्वामी जो ग्वालियर घराने के दिग्गज कलाकार थे, वो प्रिंसिपल हुआ करते थे संगीत संस्थान में। वो बहुत मुझे प्यार करते थे, अपनी गोद में मुझे बिठा के, और मतलब यूँ कहते थे कि इतना सुंदर बच्चा कहाँ से आया है। मतलब इतना मुझे प्यार करते थे। फिर जब मैंने डांस में कर लिया, उसके बाद पापा ने कहा कि अब गाना सीखना है। तो मैंने कहा कि इतनी दूर फिर पैदल पैदल जाना है 5 साल तक। फिर मैंने गाने में भी विशारत कर लिया, और इधर से मेरे पास साइंस सब्जेक्ट था, बायोलॉजी थी मेरे पास महारानीज कॉलेज में, लेकिन उसके साथ साथ ये सब चलता रहा। मैडम, जैसा आप बता रही हैं कि बायोलॉजी के आप स्टूडेंट रहीं और म्यूज़िक, दोनों डिफरेंट अलग अलग विधाएं हैं, आपको कभी यूँ परेशानी महसूस नहीं हुई कि ये एक तरफ तो मैं साइंस बायोलॉजी पढ़ रही हूँ और एक तरफ ये संगीत, हारमोनियम और कंठ का स्वर, कुछ कभी आपने डिफ़िकल्टीज महसूस की होगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे इतना शौक था डांस करने का। तो मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे ऑल इंडिया यूथ फेस्टिवल में फर्स्ट प्राइज़ मिला। उस समय मैं फर्स्ट ईयर में ही पढ़ती थी, और वहाँ गांगुली जी हुआ करते थे। मोनिका। ये कौन से साल की बात? 1970। तो मैं सबसे छोटी थी, क्योंकि MSc की लड़कियाँ भी आईं उसमें पार्टिसिपेट करने, और साउथ से और नॉर्थ से बहुत सारे जगह से पार्टिसिपेंट्स थे। तो मैंने, सर ने यूँ कहा कि तुम इतनी छोटी सी हो और तुम क्या फर्स्ट आओगी ऑल इंडिया यूथ फेस्टिवल में। तो मैंने सर से कहा, सर मैं ही फर्स्ट आऊँगी, आप देख लीजिए। अच्छा। तो फर्स्ट आ गई मैं। तो फिर सबको लगा इतनी छोटी सी लड़की, फर्स्ट ईयर में थी मैं, 16-17 साल की होंगी। जी जी। जबकि MSc की लड़कियां 25 साल की, 26 साल की, जी। साउथ से भी भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी सब करने। कहने का मतलब ये कि मैं तो इसको हमेशा ये समझती हूँ कि मुझ पर बहुत ईश्वर का वरद हस्त रहा है, गुरुजनों का और मेरे माता पिता का वरद हस्त रहा है, कि जो चाहा वो मिल गया, जो करना चाहा वो कर पाई मैं। डॉक्टर प्रेम दवे, आपकी जो ये शुरुआती कहानी है बड़ी इंटरेस्टिंग है, और मैं समझता हूँ कि इतने आत्मविश्वास के साथ जब कोई छोटी बच्ची अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत करती है तो ईश्वर भी उसका साथ देता है। आपके पिताजी आर्मी में थे, और आर्मी के माहौल भी आपने देखा होगा, और जगह जगह आप रहे होंगे, और फिर आर्मी से सेवानिवृत्त होने के बाद में जब वो संगीत स्कूल में एक टीचर हो गए, तब शायद उन्होंने आपकी प्रतिभा को पहचान लिया। हो सकता है। कभी आपके पिता से आपने इच्छा जाहिर की कि मैं भी आर्मी में जाऊं, देखूं आर्मी का जीवन कैसा है? नहीं, ऐसे तो मैं आपको बताऊं, शायद उसी का एक भाग होगा कि मैं एनसीसी में सर्जेंट रही। अच्छा। और एनसीसी में भी मैंने पूरे मतलब राजस्थान में A+ ग्रेड में उसे पास किया, एनसीसी का एग्ज़ाम। तो कहीं ना कहीं, और एक बात और आपको बताऊं कि मेरा एज अ गेम्स टीचर भी सिलेक्शन हो गया था। अच्छा। कॉलेज में। लेकिन मैंने यूँ कहा कि नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे पढ़ना है अभी। जी जी। तो मेरा साइंस से म्यूज़िक में आने का रीज़न भी ये था कि जब मैं साइंस पढ़ रही थी तो मैं डांस बहुत करती थी। मेरे साइंस वाले टीचर्स अक्सर मुझे ये कहती थी, जाओ जाओ तुम तो डांस करो प्रैक्टिकल क्लास में। मतलब जैसे टॉन्टिंग के भी फिजिक्स का प्रैक्टिकल हो रहा है, और मेरे को बुलावा आ जाता था डांस रूम से कि प्रेम दवे को भेज दीजिए। तो वो कहते थे, जाओ जाओ, तुम्हें छोड़ो प्रैक्टिकल को, क्या करना है तुम्हें, साइंस वाइंस पढ़ के जाओ डांस करो। बेस्ट डांसर का अवार्ड जब मुझे मिला तो सब मेरी साइंस टीचर्स कहने लगी कि हमारा कहना मानो तो तुम BSc के बाद म्यूज़िक में चले जाओ, वरना तुम्हारा भटकाव रहेगा, क्योंकि तुम साइंस में। और साइंस लेने का भी आपको रीज़न बताऊं, जब हम 9th में थे तो उस वक्त ये माहौल था कि जो लड़की इंटेलिजेंट हो उसको साइंस दिला दो। तो मैं 8th तक पूरे स्कूल में टॉप करती थी, सब सेक्शंस में। तो फिर पापा ने सोचा कि इसे साइंस दिलाओ, होशियार है ना पढ़ने में जी। तो साइंस दिला दी, जबकि मेरा इंटरेस्ट तो म्यूज़िक में था, डांस में था, पर साइंस दिला दिया मुझे। तो लेकिन मैंने उसमें भी ऐसा कुछ नहीं दिखाया कि भाई मैं नहीं कर सकती। मैंने अच्छा, इतनी सारी मतलब महारत आपको थी डांस में, और म्यूज़िक में आपकी बहुत गहरी रुचि थी, साइंस में आप बराबर अच्छा प्रदर्शन कर रही थी, फिर ये प्रोफेसर बनने का विचार अचानक से आया या पहले से प्लान कर लिया था कि मुझे म्यूज़िक का प्रोफेसर ही बनना है? नहीं, म्यूज़िक का प्रोफेसर बनना है ये तो नहीं। बचपन में तो मेरी इच्छा वास्तव में डॉक्टर बनने की थी, MBBS करने की। जी जी। लेकिन मेरी शादी जल्दी हो गई थी जब मैं 2nd ईयर में पढ़ती थी, लगभग 21 साल की उम्र में। 20 साल, एग्जैक्टली 20 साल जी। तो उसके बाद जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई, और MSc करने को मैंने साइड में रख के
और जो मेरा शौक था। मैंने सोचा कि मैं कितनी भी व्यस्त रहूं, लेकिन म्यूज़िक और डांस में मैं फिर भी कर लूँगी। तो इसीलिए मैंने म्यूज़िक में भी टॉप किया यूनिवर्सिटी, और कथक डांस में भी एमए में टॉप किया। दोनों में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं एमए में। तो मैंने सोचा साइंस पढ़ूंगी तो गृहस्थी के साथ प्रैक्टिकल करना होता है। म्यूज़िक में तो आप घर पे भी रियाज कर सकते हो, और मैंने बहुत रियाज किया है। मैं सुबह 3 बजे उठ जाती थी, गृहस्थी के साथ भी 3:30 बजे, और 4 बजे से लेके 6 बजे तक रियाज करती थी। फिर यूनिवर्सिटी चली जाती थी। रेगुलर स्टूडेंट थी म्यूज़िक में, एमए में भी मैं। तो और उसके बाद आप ये देखिए कि बीएससी होते ही बेटा हो गया था। तो वो एक जिम्मेदारी और थी कि मैं बच्चे को भी देखूं, और मेरी गवर्नमेंट जॉब भी थी। संगीत संस्थान में मैं टीचर बन चुकी थी। अच्छा। सेकेंड ईयर में। तो ये सारी चीज़ें म्यूज़िक के साथ करने में बहुत मुझे मतलब मेहनत बहुत करनी पड़ी है। अच्छा। हाँ, रियाज भी मेरा दिन भर में 8 घंटे तो हो ही जाता था। कि सुबह 3 घंटे, फिर यूनिवर्सिटी में 3 घंटे गाना, फिर मुझे घर सर सिखाने आते थे, वो रियाज करती थी मैं, फिर संगीत संस्थान में नौकरी, बच्चा, ये सब मतलब। लेकिन मैंने रियाज को, मैं आज आपको बता रही हूँ कि आज भी मुझे सबसे ज़्यादा आनंद रियाज करने में आता है। अगर मेरा रियाज छूट जाता है तो मेरा मतलब यूँ समझिए इतना दुखी होती हूँ मैं, दिन अपसेट रहता है। मतलब मैं इतनी दुखी होती हूँ कि सब फालतू के काम तो हो गए दिन भर में, लेकिन मेरा अपना पसंदीदा काम नहीं हुआ। जी हाँ। तो कोशिश ये रहती है कि सुबह छूट गया तो दोपहर में बैठ जाऊँ, दोपहर में छूट गया तो शाम को बैठ जाऊँ, अगर शाम को भी छूट गया तो 10 बजे बैठ जाऊँ रात को। यानी आप रियाज को भी ईश्वर की आराधना की तरह लेती हैं कि अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब लेकिन फिर भी छूट जाता है, मैं आपको बता रही हूँ। जी हाँ। गृहस्थी में कई बार छूट जाता है। प्रोफेसर डॉक्टर प्रेम दवे, जब आप म्यूज़िक के प्रोफेसर बन गई, यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया, तब आपको अपने कॉलेज के टीचर्स की वो बात याद रही कि बीएससी के बाद में तो म्यूज़िक में चली जाना, और उनकी कही बात सच हो गई? ऐसा लगा आपको कि मैं कह रही हूँ आपको कि मेरी सारी साइंस टीचर्स कॉलेज की मुझे यूँ कहती थी कि हमें नाज है तुम पर कि तुम साइंस के बाद म्यूज़िक में भी तुमने वो सब अचीव किया जो बहुत मुश्किल है कि एकदम सब्जेक्ट बदल के और जाना। क्योंकि जब मैं एमए कर रही थी म्यूज़िक में, तो जो रेगुलर स्टूडेंट्स थी जिन्होंने म्यूज़िक में बीए करके जो एमए में आई, तो क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा कि मैं रियाज बहुत करती थी, तो जब मेरा एमए का एग्ज़ाम हुआ तो सब यूँ मुझे कहते थे कि क्या परवीन सुल्ताना से टक्कर लेनी है, इतनी तैयारी करके एग्ज़ाम में कौन आता है। तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो अच्छे नंबर से पास होना है, ऐसे नहीं करना है कि बस पास हो गए म्यूज़िक में, वो नहीं करना है। म्यूज़िक में रहते रहते आपको सिंगिंग का विचार आया, और सिंगिंग में भी आपने अलग अलग विधाएं, सोलो गीत भी गाए, गज़लें भी गाई, फोक भी गाया। तो आपने तीनों में तालमेल कैसे बिठाया? आपका पसंदीदा जो क्षेत्र है सोलो गीत गाने का या गज़ल गाने का या फोक में ज़्यादा इंटरेस्ट है? आपको याद है जब आपने कहा होगा कि नहीं मैं सिंगिंग, म्यूज़िक में पहले अब सिंगिंग करके देखते हैं, तो जब पहली बार आपने गाया होगा सार्वजनिक मंच पे, तो काफ़ी तैयारी की होगी, घर में रियाज किया होगा। मैं आपको बता रही हूँ ना कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी, फर्स्ट ईयर साइंस में, और मुझे लगा कि मैं रेडियो पर गाना चाहती हूँ। मैंने ऑडिशन दिया और पास हो गई और मैं गाने लग गई। अच्छा। फर्स्ट ईयर साइंस में, आकाशवाणी जयपुर में। हाँ। अच्छा। तो उसके बाद फिर मेरा वो क्रम चालू हो गया गाने का। तो और फिर गज़ल का ऑडिशन दिया, उसमें पास हो गई, फोक में पास हो गई, ऐसे मतलब चलता रहा। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, मैं इसका एक ही आपको बताना चाहती हूँ जो भी सुन रहे हैं, अगर आपकी लगन सच्ची है तो कोई भी बाधा आपके बीच में नहीं आती, चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे वो बच्चे हों, चाहे नौकरी हो। लगन आपको है अगर, बेशक मेहनत तो बहुत होती है कि और उसमें भी आपको अपना आराम ही कर्टेल करना पड़ता है कि आपकी नींद आपको छोड़नी पड़ती है जी, और आपका आराम आपको छोड़ना पड़ता है, क्योंकि और कोई टाइम नहीं होता आपके पास कि आप 4 बजे से उठ के और अपने काम में लग जाओ। क्योंकि शादी के बाद काम करना तो पहली प्रायोरिटी होती है कि हाँ। आपको खाना भी बनाना है, बच्चे भी देखने हैं, नौकरी भी करनी है, तो फिर टाइम तो वही रहता है कि आप अर्ली इन द मॉर्निंग उठ जाएं। रेडियो पर गाते गाते जब आपने सार्वजनिक मंचों पर भी अपनी प्रस्तुतियां देना आरंभ किया, तो पहली बार जब स्टेज पर गई आप, तो आपको याद है वो पहला दिन थोड़ा सा मन में डर था कि क्या पता ऑडियंस सामने बैठी है, मैं किस तरह परफॉर्म करूंगी, सक्सेस रहूंगी या नहीं रहूंगी, या वो स्कूल कॉलेज टाइम का जो कॉन्फिडेंस था कि नहीं मैं इसमें भी झंडे गाड़ कर रहूंगी? मैं आपको सच्चाई कहूँ अगर,
तो शायद हो सकता है ये बात लोगों को अजीब भी लगे कि इतना ओवर कॉन्फिडेंस कैसे हो सकता है किसी में। अच्छा। हाँ, मतलब ऐसा लग सकता है, लेकिन मुझे कभी डर नहीं लगा, ना किसी एग्ज़ाम से कि एमए का एग्ज़ाम है, कि पीएचडी का वाइवा है, कि डीलिट का वाइवा है, और ना ही मुझे परफॉर्मेंस में, ना क्लासिकल गाते समय भी, डांस करते समय भी कभी भी मुझे डर नहीं लगा। वो भी ईश्वर का ही आशीर्वाद है। और वो पहला स्टेज प्रोग्राम भी आपका सफल हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे याद है कि मैंने पहली बार क्लासिकल गाया और जोक गाया मैंने, और बहुत पसंद किया सबने कि आपने बहुत अच्छा गाया। और गज़ल तो मैं गाती ही रही अक्सर, और लोग मुझे कहते भी थे कि आपकी आवाज़ गज़ल के लिए बहुत मुफीद है, तो आप इसमें कुछ क्यों नहीं करती हैं, बेगम अख्तर की तरह क्यों नहीं आप अच्छा। इसको अपना करियर बनाती हैं। लेकिन वही है ना कि जब टीचिंग में आप आ जाते हैं तो मतलब बहुत सफ़र करता है आपका आर्टिस्ट होना। और इसलिए मुझे कुछ लोगों ने क्वेश्चन भी किया कि तुम टीचिंग में क्यों आ गई, तुम्हें तो आर्टिस्ट बनना चाहिए था। चलिए, आर्टिस्ट बनने के मौके भी आपके जीवन में बहुत आए होंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। फिलहाल तो हम आपकी पसंद का, आपका प्रिय गीत जिसे आप खुद अपने कंठ से गुनगुनाना चाहें, हमारे सब श्रोता सुनना चाहेंगे कि इतना सुरीला कंठ प्रोफेसर डॉक्टर प्रेम दवे का है, जिनको आपने नहीं सुना और वो उनको लगेगा कि प्रेम दवे को अब तक हमने सुना क्यों नहीं। आप कुछ गाकर सुनाएं। ऐसा है कि आप अचानक मुझे कह रहे हैं गाने के लिए, तो हो सकता है कि मैं श्रोताओं की उम्मीद पर खरी ना भी उतरूं, पर आप कह रहे हैं तो मैं गुनगुना देती हूँ थोड़ा सा। मैंने अभी डे बिफोर यस्टरडे गुणकली राग संगीत सरिता में सुना, और वो मेरे जहन में इतना छा गया कि मैंने उसकी उसी दिन आधा एक घंटे में बंदिश बना ली एक ताल में, और उसको फिर बंदिश को 1.5 घंटे तक मैंने गाया। उस बंदिश की ही कुछ लाइनें मैं आपको सुना रही हूँ। शिव जी की बंदिश है वो। शिव 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 पार्वती पति शंकर पार्वती पति शंकर शिव 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 पार्वती पति शंकर पार्वती पति शंकर सोमनाथ विश्वनाथ सोमनाथ विश्वनाथ महाकाल मृत्युंजय महाकाल मृत्युंजय नटराज भोलानाथ नटराज भोलानाथ शिव 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 शिव। बहुत ही खूब, और इतना सुरीला कंठ, यूँ लगता है कि हम एक अलौकिक दुनिया में चले गए प्रोफेसर डॉक्टर प्रेम दवे को सुनते हुए। श्रोताओं, जैसा कि आप जान रहे हैं, आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमिर चैनल से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बातों बातों में, और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर प्रेम दवे। बहुत सारी बातें डॉक्टर प्रेम दवे से अभी हमें करनी है। मैडम, सिंगिंग और म्यूज़िक की तरफ आपका रुझान था बचपन से ही, जैसा कि अब तक की कहानी में आपने बताया है। म्यूज़िक की प्रोफेसर आप राजस्थान यूनिवर्सिटी में हो गई, रेडियो पर आपका गाना और आना लगातार जारी रहा, संगीत से लगाव, फिर अचानक से आपने कथक डांस की तरफ रुझान किया। ये अचानक हुआ या इसका भी कोई प्लान किया था? नहीं, ऐसा था, डांस में मैं पहले आई थी। अच्छा। हाँ, और मैं संगीत संस्थान में 11 वर्षों तक डांस में ही लेक्चरर रही, टीच भी किया मैंने 11 वर्ष। कथक को ही क्यों चुना आपने? कथक इसलिए कि संगीत संस्थान, जैसा मैंने कहा कि 5th क्लास में मेरा एडमिशन करवा दिया, और वहाँ कथक ही टीच किया जाता था, और कोई डांस फॉर्म वहाँ था नहीं। अच्छा। तो इसलिए मैं कथक डांस करने लगी। और ये एक इत्तेफाक है कि मैंने वोकल म्यूज़िक में पहले एमए किया, कथक शुरू पहले किया। अच्छा। लेकिन वोकल म्यूज़िक में पहले एमए इस दृष्टि से किया कि मुझे, जैसा कि मैंने कहा, प्रोफेसर बनना था, और कथक में यहाँ सब्जेक्ट ही नहीं था, संगीत संस्थान में भी नहीं था,
कि एमए भी नहीं था इवन संगीत संस्थान में जी। और तो मैंने सोचा कि अगर मुझे सर्विस करनी है, अच्छी सर्विस, जैसा कि मैं देवी जी को कह के आई थी कि मुझे गजटेड ऑफिसर बनाइए। देवी जी यानी आप दर्शन करने गई थी? हाँ, शिला देवी जी को जी। तब मेरी शादी भी नहीं हुई थी। तो फिर मैंने इसलिए म्यूज़िक में एमए किया कि अगर मैं डांस में एमए करूँगी तो मुझे अच्छी सर्विस नहीं मिलेगी यहाँ, क्योंकि सब्जेक्ट ही नहीं है। तो मैं म्यूज़िक में एमए पहले कर लिया, लेकिन उसके तुरंत ही 1 साल बाद मैंने डांस में भी एमए कर लिया और वो बाहर से किया मैंने। फिर दिल्ली गई मैं डांस में एमए करने के लिए। कथक डांस कहते हैं कि कथा कहने की एक कला है डांस के माध्यम से, और गायन में भी हम कोई ना कोई स्टोरी, इनसाइड स्टोरीज कई बार कहते हैं। तो आपका गायन और कथक डांस दोनों एक दूसरे के पूरक बन गए, इससे सहूलियत हुई आपको प्रेजेंटेशन? बहुत ज़्यादा। मेरा जो डीलिट का विषय था वो था संगीत में भावाभिव्यक्ति, क्लासिकल वोकल म्यूजिक एंड कथक डांस के विशेष संदर्भ में। बहुत खूब। दोनों सब्जेक्ट मैंने साथ के साथ लिए डॉक्टर ऑफ लिटरेचर में। जी जी। तो जब मेरा वाइवा हुआ तो 2 वाइस चांसलर्स मेरा वाइवा लेने आए और उन्होंने मेरा जब वाइवा लिया तो यही बात पूछी कि आप कह रही हैं कि गायन और कथक डांस बहुत एक दूसरे से संबंध रखते हैं, हमें तो दिखता नहीं है। मैंने कहा जब मैं गाती हूँ तो डांस मेरे अंदर चलता रहता है और जब मैं डांस करती हूँ तो गाना मेरे अंदर चलता रहता है, इसलिए बहुत दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। और मैं अक्सर मेरे जब लेक्चर होते हैं तो मैं ये भी बोलती हूँ कि संगीत की परिभाषा लोग कहते हैं गायन वादन और नृत्य को संगीत कहते हैं, लेकिन पहले वैदिक काल में संगीत को गांधर्व कहा जाता था जो सिर्फ गाया जाता था, डांस उसमें नहीं था। बाद में शारंगदेव ने 11वीं शताब्दी में इसको इंक्लूड करके गायन वादन और नृत्य के समावेश तीनों को मिक्स कर दिया जी। लेकिन पहले नहीं था ऐसा। और जो डांस है, मैं ये कहती हूँ कि डांस विधा को ही संगीत कहा जाना चाहिए, क्योंकि डांस करते समय हम पढ़ंत करते हैं, भाव बताने को ठुमरी भी गाई जाती है, भजन भी गाया जाता है, उसमें वादन भी होता है, तबला, सितार, सारंगी, हारमोनियम, और डांस तो होता ही है। यानी संगीत के बिना नृत्य अधूरा है, बिल्कुल इनकम्प्लीट। बिल्कुल इनकम्प्लीट है। लेकिन गायन के साथ ऐसा नहीं है कि गायन में नृत्य होना जरूरी है, बिल्कुल भी नहीं है। गाने वाले सिर्फ गाते हैं जी, वादन जरूर होता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो परिभाषा शारंगदेव की है उसको पूर्ण तो नृत्य ही करता है, गायन वादन और नृत्य तीनों मिलाकर एक संपूर्ण कला का प्रदर्शन हम कर पाते हैं, और वो डांस में ही होता है। बातों बातों में कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर प्रेम दवे। डॉक्टर प्रेम दवे की कहानी हम सब सुन रहे हैं, जान रहे हैं, खुद प्रेम दवे के श्रीमुख से। डॉक्टर प्रेम दवे, इतनी सारी बातें आपने बताई और ईश्वर ने आपको जो सौंदर्य दिया है उसके लिए भी आपको आभारी होना चाहिए। इतनी खूबसूरत होने के कारण मैं समझता हूँ कि बहुत सारे फिल्मों के ऑफ़र आपके पास आए होंगे कि आप चूँकि म्यूज़िक में और डांस में पारंगत हैं, तो कभी फिल्मों में जाने का विचार या कभी कोई ऑफ़र ऐसा रहा कि आप फिल्मों में काम करें? ऐसा था कि बचपन से जहन में ये बात डाल दी गई थी कि मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन कि नए फिल्मों में जाते हैं वो लोग, लड़कियों के लिए वो लाइन अच्छी नहीं है, मतलब पेरेंट्स ने ऐसे संस्कार दे दिए। तो जब मैं 11th में पढ़ती थी, 11th साइंस में, तो मेरे घर पर एक डायरेक्टर आए और कहने लगे कि मुझे जीने दो, फिल्म बन रही है, जीने की राह, सॉरी, उसमें तनुजा जी थी और जितेंद्र थे। तो बोले कि एक डांस का है, वो आप करेंगी क्या? तो मैंने कहा नहीं, मुझे फिल्मों में नहीं जाना है। उसके बाद फिर राजा जानी फिल्म बनी हेमा मालिनी जी की, तब भी मेरे पास, उसकी जयपुर में भी शूटिंग हुई हाँ, उसके बाद दोस्त एक फिल्म बनी थी, वो भी हेमा जी की थी जी। उसके लिए भी मेरे पास ऑफर आया कि हेमा जी के साथ डांस करना है। तो मैंने कहा नहीं, मुझे फिल्मों में जाना ही नहीं है, डांस में नहीं करना है। तो कॉलेज में मेरी फ्रेंड्स मुझे बोली हमें अगर ऐसा ऑफर मिलता तो हम कभी नहीं छोड़ते। उसके बाद आपको बता रही हूँ, अब भी कुछ साल पहले मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही थी और एक डायरेक्टर, उनका नाम मुझे स्टेनी फोर्ड या ऐसा कुछ नाम था, वो आई क्लास में मेरे पास, कहने लगी एक इंग्लिश मूवी बन रही है मैम और कोर्ट का सीन है, तो यू आर लुकिंग लाइक अ फॉरेनर, तो हम आपको लेना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे फिल्मों में काम नहीं करना है, मैंने ऐसा सोच रखा है। तो मैंने मना कर दिया। बोली कोई और सजेस्ट कर दीजिए। मैंने उनको अहमद मोहम्मद जी जो गज़ल वाले हैं उनके घर भेज दिया। अच्छा। मैंने कहा आप वहाँ जाइए, वो आपको कोई बता देंगे। तो इस तरह से मतलब मेरा रुझान
डांस में होते हुए भी फिल्मों में जाने का मेरा मानस कभी भी नहीं था। अच्छा, ऑफर लगातार आ रहे थे? हाँ, बिल्कुल आ रहे थे। और ऐसे भी कहते थे लोग, भाई यू आर लुकिंग वेरी नाइस, तो बहुत अच्छा रहेगा आप जाएंगी। तो मैं कहा नहीं, मुझे करना नहीं है, फिल्मों में काम नहीं करना है। तो ऐसे में नहीं गई। मुझे तो प्रोफेसर ही बनना था। और उसका आपको बता रही हूँ उदाहरण कि जब मैं एमए कर रही थी तो मेरी कॉपियों पे मैं लिखती थी डॉक्टर प्रेम दवे लेक्चरर। जब तक आपने एमए भी नहीं किया था? एमए भी नहीं किया था, एमए कर रही थी। तो मेरे सर ने एक बार मेरी कॉपी देख ली तो कहने लगे अभी आप एमए तो कर लीजिए, पीएचडी तो कर लीजिए, पहले ही डॉक्टर लिख रही हैं। अच्छा। पहले ही लेक्चरर लिख रही हैं। तो मैं इतनी मतलब एकदम सक पका गई कि सर ने आज मेरी कॉपी देख ली। लेकिन आप देख लीजिए कि भगवान ने मेरा कितना साथ दिया है कि जो चाहा वो मिला। वापस कथक पर आते हैं। और जब आपने गायन की विधा को अपनाया और कथक डांस को भी अपने आप में आत्मसात किया, और जब स्टेज पर इसकी प्रस्तुति दी होगी, आपने डांस भी किया होगा, प्रेजेंटेशन दिया होगा ऑडियंस के सामने, तो कथक के साथ की जो परफॉर्मेंस आपकी रही वो याद है आपको? पहली बार कैसी रही थी? मैं आपको बता रही हूँ, महारानीज कॉलेज के सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली और डायमंड जुबली और प्लैटिनम जुबली, चारों में मैंने कथक परफॉर्म किया है। अच्छा। और अभी जब प्लैटिनम जुबली की तो अभी 2020 में जी। मैंने परफॉर्म किया। और सारे स्टाफ वाले बोले कि तू क्या खाती है? मैंने कहा रोटी सब्जी। बोले कि इतना स्टेमिना इस उम्र में, क्योंकि उस समय शायद 60 तो कभी की क्रॉस कर चुकी थी मैं। तो मतलब मुझे कथक आज भी मैं परफॉर्म कर सकती हूँ, अभी भी कर सकती हूँ। मतलब मैं जब उसका रियाज करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मैंने कथक कभी छोड़ा, कभी नहीं छोड़ा। मैं गाने की प्रोफेसर रही इतने साल, लेकिन मैं कथक की परफॉर्मेंसेस लगातार देती रही। कथक डांस की परफॉर्मेंस देने से पहले काफ़ी तैयारी करनी पड़ती है और मेंटली लेवल पर हमको काफ़ी स्ट्रॉन्ग शो करना पड़ता है। किस तरह से तैयारी करती हैं आप जब आप कथक की परफॉर्मेंस करने के लिए स्टेज पर जाती हैं? कोई ऑफ़र होता है, कोई प्रोग्राम आपका होता है तब? मैं आपको बताऊं कि मुझे कथक डांस करने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अच्छा। हाँ, मतलब मैं जब भी करती हूँ मुझे लगता है बाएं हाथ का खेल नहीं, उतनी ही तैयारी है। अच्छा। मतलब मैं छोटे मुंह बड़ी बात होगी, जब बच्ची थी बहुत छोटी और किसी भी बड़ी डांसर का डांस देखती थी, इवन सितारा देवी जी का डांस जब मैंने पहली बार देखा या शोभना नारायण जी का डांस देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ ठीक, किया जा सकता है ये सब। मतलब इतना आपका आत्मविश्वास लबरेज था, लबालब भरा हुआ था कि मैं दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं जिसको प्रोफेसर डॉक्टर प्रेम दवे नहीं कर सकती। बिल्कुल नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रही हूँ, पर मैं कह रही हूँ, मैं मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मैं नहीं, हमेशा लगता था कि मैं कर सकती हूँ। मैं कर सकती। और ये जो इतना हाई लेवल का कॉन्फिडेंस, ये कहते हैं कि माता पिता के आशीर्वाद के बिना नहीं आ सकता। आपने अपने पिता का जिक्र किया था कि वो आर्मी में थे, लेकिन मदर का जिक्र नहीं है। आपकी माँ के बारे में बताइए। मेरी मदर भी आर्टिस्ट थी। मैं आपको बताऊं कि उस दौर में जहां औरतें पर्दे में रहती थी, घर से बाहर भी नहीं निकलती थी, लेकिन जब मेरी मदर हमें बताती थी कि मैं बचपन में इतनी अच्छी स्विमर थी कि गलता में जो 3 मंजिल का वो है कुंड, ऊपर से मैं डाइव करती थी नीचे। अच्छा। नीचे जाती थी और अपनी पायजेब ढूंढ के ले आती थी। बहुत ऊंचाई से। इतनी अच्छी स्विमर थी, इतनी अच्छी सिलाई करती थी कि मतलब कोई भी कपड़ा लिया और एकदम काट पीट के बिना नाप के उसी वक्त सुई से सिल के हमें पहना देती थी कि ये लो। और एक बार अभी की बात है, कुछ साल मतलब उनकी डेथ के पहले, मैं हारमोनियम बजा रही थी तो मुझे कहती हैं ऐसे बजता है क्या हारमोनियम, इधर ला। और वो हारमोनियम लेके ऐसे बजाने लगी कि हमने सोचा, हमने तो कभी देखा ही नहीं कि आपको ये भी आता है सब। डॉक्टर प्रेम दवे, आप अपनी माँ का जिक्र कर रही हैं और बता रही हैं कि वो डाइविंग करती थी गलता में जाकर, तो मैं समझता हूँ शायद ये 50-55 के आसपास की बात होगी, आपके जन्म के थोड़े समय पहले की। हाँ, मम्मी मतलब तो उस दौर में तो जैसा हम जिक्र कर रहे हैं कि औरतों का घर से बाहर निकलना भी बड़ा मुश्किल था, पर्दे में रहती थी, तो आपकी मम्मी ने जो इतने काम किए, इतनी विधाएं उन्होंने अपने आप में विकसित कर ली, और शायद आर्मी में रहने के कारण आपकी मदर का और आपके पापा का बॉन्डिंग बड़ा अच्छा था, आधुनिक सोच रखी उन्होंने, और इसीलिए शायद अपने तमाम बच्चों को अलग अलग फील्ड में
अपने मन की करने की छूट सबसे दी? ज़्यादा मेरे नाना जी बहुत मॉडर्न थे, इसलिए अपनी बेटियों को उन्होंने ये मॉडर्न सब बना। सिखाया। मम्मी कहती थी कि मुझे हाथों पर तैरना सिखाया मेरे फादर ने, पानी में जाके। हाँ हाँ। तो ये तो उनका श्रेय है कि उन्होंने अपनी बेटियों को स्विमिंग सिखाई उस ज़माने में। अच्छा, अब यहाँ पर एक प्रश्न ये आ जाता है कि आमतौर पे तो अपन ऐसे मानते हैं कि भाई एक जो बेटा होता है वो माँ का बहुत लाडला होता है और बेटियाँ पापा की राज दुलारी राजकुमारी परी बेटी होती हैं। आप किसके नज़दीक रही, मम्मी के या पापा के? पापा के। पापा हर वक्त मुझे मोटिवेट करते रहते थे कि बेटे चमत्कार को नमस्कार करती है दुनिया। अगर तुमने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया तो कोई मतलब नहीं है जीने का। मैं बहुत छोटी थी, मैं कॉलेज की हिंदी और इंग्लिश की बेस्ट डिबेटर भी रही हूँ जी। हाँ। तो मेरे पापा, मैं बहुत छोटी थी तब, सब बहन भाइयों को बिठा के और मुझे कहते थे कुछ बोलो, इनके सामने कुछ बोलो, किसी भी सब्जेक्ट को लेके कुछ बोलो। यानी घर में ही ऐसा माहौल बनाते थे कि हाँ, जैसे कि आप एक क्लास अटेंड कर रही हैं और टीचर आपको टीच और कर वो रहे मुझे हैं। कहते थे अगर जिंदगी में किसी को बोलना नहीं आया तो उसका जीना बेकार है, कि आपको कोई, इसीलिए मैंने शायद अनाउंसमेंट में भी यहाँ अनाउंसर का एग्ज़ाम पास किया था रेडियो पर भी। जी जी। तो मेरे पापा को ये सब श्रेय जाता है कि उन्होंने मुझे बहुत ही मतलब, और दूसरा लड़कियों के जो शौक़ है वो मुझे नहीं करने दिए। अच्छा। नहीं, मेहंदी नहीं लगानी है और बिंदी नहीं लगानी है, काजल नहीं लगाना है, बस पढ़ना है, बस ये करना है। तो एक ही ध्येय रखा कि एक ही ध्येय रखा। बच्चों को पढ़ना है, लड़का हो चाहे लड़की हो, उसको पढ़ के अपना रास्ता खुद बनाना है। हाँ हाँ, लेकिन उनमें भी मुझे बहुत ज़्यादा वो करते थे, पता नहीं उनको क्योंकि मैं वो जो कहते थे करती जाती थी। जब भी आपने अचीवमेंट प्राप्त किए, चाहे वो डांस में, चाहे वो सिंगिंग में, चाहे वो एकेडमिक एजुकेशन लेवल पे आपने जितने भी अवार्ड जीते, कुछ अच्छा करके गई, तो सबसे अच्छे रिएक्शन मम्मी का रहा, पापा का, फैमिली में किसने आपको सपोर्ट किया सबसे ज़्यादा? एक्चुअली मेरे मदर फादर की डेथ जल्दी हो गई थी 65 और 67 में। तो जब मैंने एमए में टॉप किया था वोकल में, तब मेरे पापा थे जी। और उन्होंने, मतलब उस दिन उनकी आंखों में आंसू थे खुशी के कि मेरी बेटी ने टॉप किया है, एमए में टॉप किया है। फिर मैं पीएचडी भी उनके सामने ही हो गई थी जी। और यूनिवर्सिटी में भी लग गई थी मैं, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में 88 में आई थी और पापा 95 में गए। तो उन्होंने मुझे देखा है कि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगी हूँ। जैसा कि आप बता रही हैं, तो उस हिसाब से मैं ये अंदाज़ लगा पा रहा हूँ कि शायद आपको फिल्में देखने का बहुत ज़्यादा छूट नहीं मिली होगी फैमिली की तरफ से। नहीं, या मैंने शादी के पहले कोई फिल्म देखी नहीं। और कभी ऐसा मौका भी नहीं आया कि आप कॉलेज की क्लासें बंक करके फिल्म देखने चले जाएं? कभी नहीं, मैं बहुत आदर्श स्टूडेंट थी। लेकिन आपका जो रुझान था म्यूज़िक की तरफ, और म्यूज़िक में हम कहते हैं कि बॉलीवुड का म्यूज़िक, दरअसल फिल्मी गाने हमें बहुत लुभाते हैं। बिल्कुल। उनमें कोई एक स्टोरी चल रही होती है, इनसाइड स्टोरी, जिसको हम खुद पे लागू करके कह रहे ये तो मेरी कहानी कह रहा है। ऐसा कोई गाना याद है जिसमें आपको लगा हो कि ये गाना बहुत इंस्पायरिंग है और आपको आज भी पसंद है? मैं आपको कह रही हूँ ना कि जितने गाने मुझे पसंद है वहाँ रफ़ी साहब ही हैं। अच्छा। सब में। और जब हम रेडियो पे आते थे ना, आपको बताएं, जी जी। गाने आते थे जब फर्स्ट ईयर में, तो यहाँ रेडियो पर भी जितने पैक्स थे यहाँ पर, प्रोड्यूसर्स थे, एग्जीक्यूटिव, वो सब रफ़ी साहब की ही चर्चा करते रहते थे कि क्या गाते हैं, क्या गाते हैं। तो एक यूँ समझ लीजिए नशा जैसा था रफ़ी साहब का। रफ़ी साहब का। जबकि आप फिल्में देखने नहीं जाती थी? नहीं, मैं तो गाना सुनती थी ना, कान तो मेरे उधर थे ना, सुर की तरफ थे। जी जी। वो तो एक दृश्य मेरा मिस हुआ होगा कि फिल्म दृश्य मीडिया है जी। वो मुझे कभी रहा भी नहीं कि मैं देखूं। मुझे तो संगीत बहुत ऐसा लगता था कि सुनूं मैं। तो मैं जब पहले मेरी शादी हुई छोटी एज में ही, तो मेरे हस्बैंड को मैं कहती थी कि मुझे एक बार रफ़ी साहब के दर्शन करने हैं। अच्छा। एक बार मैं रफ़ी साहब को देखना चाहती हूँ। लेकिन उनकी डेथ हो गई और मैं उस वक्त खाना बना रही थी जब सुबह 8 बजे न्यूज़ में ये अनाउंस किया कि रफ़ी साहब नहीं रहे। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं ऐसे रोई हूँ जैसे कि मेरा कोई बहुत अपना चला गया है। खूब रोई हूँ, मतलब ऐसे फूट फूट के। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि चुप हो जाओ, ऐसे करके। तो वो सपना पूरा नहीं हुआ। तो मैंने अपने बेटे से अभी कहा कि मैं रफ़ी साहब के मज़ार पे जाना चाहती हूँ। अच्छा। उनको फूल चढ़ाना चाहती हूँ। तो वो मुझे उनके घर ही ले गया फिर। और घर ले गया तो उनके घर वालों ने मुझे बहुत अच्छे से एंटरटेन किया। वो अभी मेरे घर भी आए थे, उनके बेटी जमाई। जी जी। और मतलब बहुत अच्छा सा वो सब मैसेज भी भेजते हैं। श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बातों बातों में। आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर प्रेम दवे, और बहुत सारी कहानी अब तक हम प्रेम दवे मैडम की जान चुके हैं। अब इनका जो एक और दूसरा पक्ष है उसकी तरफ आते हैं। डॉक्टर प्रेम दवे,
इतनी सारी विधाओं में आपने पारंगतता हासिल की और विलक्षण प्रदर्शन किया, अपने आप को व्यस्त रखा हर तरह से, फिर भी आपने कुछ किताबें लिखने के लिए टाइम निकाल लिया। आपने कुछ किताबें लिखी हैं जो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए उनके कोर्स में चलती हैं, तो इनके बारे में थोड़ा बताएं कि ये लेखन की तरफ रुझान कैसे हुआ, फिर वो भी आप एकेडमिक बुक्स लिखें। वो आपको बता रही हूँ कि जब मैंने पहली किताब लिखी, वो एक ग्रंथ था, किताब नहीं कह सकते, काफ़ी मोटी किताब थी और परफॉर्मिंग आर्ट्स को ज़्यादा वो कवर करती थी जी। उसमें मेरे खुद के ही सारे चित्र मेरे ही थे डांस करते हुए, और उसका इतना अच्छा वो रहा, आउटपुट कहें या प्रतिक्रिया। हाँ, जगह जगह से मेरे पास स्टूडेंट्स के फ़ोन आते, कभी देहरादून से, कभी लखनऊ से, कि मैम हम आपकी किताब पढ़ रहे हैं, एमए में आपकी किताब पढ़ रहे हैं। फिर मैं एक बार जवाहर नगर गई और वहाँ एक कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, उन्होंने कहा आपकी किताब हमने न्यूयॉर्क भेजी है, अमेरिका भेजी है। तो फिर मुझे लगा कि मुझे लिखना चाहिए, जब लोग इतना पसंद कर रहे हैं। तो फिर मेरी दूसरी किताब आई, तीसरी आई, और ये मेरी खुशकिस्मती है कि पहली किताब का फॉरवर्डिंग नोट विश्व मोहन भट्ट जी ने लिखा जी। और उसका विमोचन उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत जी ने किया जी। उसके बाद दूसरी किताब को जवाहर कला केंद्र में उसका विमोचन हुआ, और उसकी भी जो फॉरवर्डिंग नोट था वो पद्म विभूषण राम नारायण जी ने लिखा, जो सारंगी प्लेयर हाँ, उन्होंने लिखा, और उसका विमोचन चरण गिरधर चांद जी ने जवाहर कला केंद्र में किया, जो डांसर हैं जी, वर्ल्ड फेम। उसके बाद फिर तीसरी किताब का विमोचन इन्होंने छन्नू मिश्रा जी ने किया, जो गायक हैं जी। और पांचवी किताब का फॉरवर्डिंग नोट उन्होंने शोभना नारायण जी ने लिखा, और वो बराबर मेरे टच में रहती हैं कि उसका विमोचन मुझे ही करना है आके। मैंने कहा ठीक है, आई विल वेट फॉर यू, आ जाइए आप, आपसे करवा लेंगे जी। तो मतलब इसलिए मैं लिखती गई, क्योंकि उनकी प्रतिक्रियाएं, मैं आपको बता रही हूँ, ये मैं बार बार इस बात को रिपीट करूँगी कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। अभी अमेरिका से एक लड़की आई थी, वो 5 किताबें एक साथ खरीद के ले गई कि मैम मैं वहाँ इंस्टीट्यूशन चलाती हूँ और मेरे पास पढ़ने के लिए नहीं है। अभी चरण गिरधर जी का फ़ोन आया कि आप जो नई किताबें लिख रही हैं मेरे लिए रख दीजिएगा प्लीज़, सिंगापुर में नहीं मिलता ये सब। एकेडमिक उद्देश्य से ही लिखी थी आपने किताबें, या कुछ और सोच करके दुनिया का कोई भी व्यक्ति पढ़ेगा तो उसको? नहीं, यही सोच के कि नहीं, वो विद्यार्थियों को पढ़ने, हाँ, सभी पढ़ें, आम जन भी पढ़े, रसिक जन भी पढ़ें, और सबको पसंद आए। अब वो एक इत्तेफाक है कि उसको लड़कियां पढ़ रही हैं, पीएचडी जितनी डांस में कर रही हैं वो भी पढ़ रही हैं। तो डिलीट करने का विचार कैसे आ गया? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, मेरे मन के करीब का, कि डिलीट विश्वविद्यालय की सर्वोच्च डिग्री है जी। उसके बाद कोई डिग्री होती नहीं है। तो जब मैंने पीएचडी किया था, तभी उसी दिन मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे डिलीट करना है। अच्छा, हाँ, इतना एडवांस में ही? हाँ, और उसमें बहुत समय लगा मुझे, गृहस्थी के कामों के कारण बहुत समय लगा, लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं ये करूं, और मैं बहुत अच्छे से उसे कर पाई। इवन वो इसलिए मैं कह रही हूँ कि जब मेरा वाइवा हुआ डिलीट का, तो जो एग्जामिनर्स आए थे, वाइस चांसलर, उन्होंने यूँ कहा कि मैम हमारी इच्छा हो रही है कि आपकी ये थीसिस हम ही रख लें, लेकिन हम रख नहीं सकते क्योंकि हमें वापस जमा करानी है, तो आप इसको जल्दी से जल्दी पब्लिश करा के हम तक पहुँचाइए। तो वो इतना अच्छा काम बन पड़ा ईश्वर की दया से जी जी। 800 पेजेस की थी वो थीसिस मेरी डिलीट की। हर एक इंसान जब अपने जीवन में सफल होता है तो उसके सफल होने के पीछे बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, और हमारी सफलता में यदि हम उन लोगों का जिक्र न करें तो शायद हमारी सफलता का जो आनंद है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। बिल्कुल। तो कौन कौन लोग हैं प्रोफेसर डॉक्टर प्रेम दवे की सफलता के पीछे? मेरे मम्मी पापा सबसे पहले, तो ईश्वर के बाद मम्मी पापा जी। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। मम्मी भले ही एकेडमिकली कहीं सर्विस नहीं करती थी, पर वो हमें बहुत सपोर्ट करती थी पढ़ने में। जगाना है 2 बजे, जगाना है रात को 3 बजे, जगाना है, रात भर पढ़ना है, बहुत सपोर्ट करती थी। पापा तो करते ही थे खैर, उनकी बदौलत। तो उसके बाद मेरी शादी, जैसा मैंने कहा, बहुत छोटी 20 साल की उम्र में हुई। मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया। मैं बल्कि कहूँगी कि सेकेंड ईयर के बाद इतनी जो भी मैं कर पाई उन्हीं की बदौलत कर पाई। इवन मुझे घर पर मेल टीचर क्लासिकल सिखाने आते थे, मेल टीचर ही मुझे गज़ल सिखाने आते थे, कभी उन्होंने एतराज़ नहीं किया। और बच्चे का, बहुत छोटा था बच्चा उस समय, उसका वो ध्यान रखते थे जितनी देर में सीखते थे ऑफिस के बाद। उसके बाद मेरे बेटे का भी मुझे बहुत सहयोग रहा कि वो हमेशा मुझे कहता था कि मम्मी कुछ करना है, कुछ करना है। तो वो इतना अच्छा काम बन पड़ा ईश्वर की दया से।
तो इसलिए उसका तो मैं ये 4 नाम तो लेना चाहूँगी, माता, पिता, पति और पुत्र। पुत्र का भी कुछ रुझान है आपकी तरह ही इतनी सारी विधाओं में, स्पेशली म्यूज़िक में या राइटिंग स्किल में कुछ लिखते हो? मेरा बेटा फिल्मों में है। अच्छा। और वो बेस्ट एक्टर का अवार्ड ले चुका है। हाँ। हाँ। और नाम? दर्शन दवे। दर्शन दवे। हाँ। और उसने करीब 25 सीरियल किए हैं और उसने म्यूज़िक भी बनाया है। उसने इवन देव साहब के सीरियल में म्यूज़िक भी दिया है। और म्यूज़िक डायरेक्टर था भप्पी लहरी के साथ देव साहब की द प्राइम मिनिस्टर फिल्म में। उसने भी म्यूज़िक कंपोज किया है जी। और उसको भी गिफ्ट है, यूँ कहिए, मतलब उसने सीखा नहीं है, पर मेरा रियाज सुन सुन के उसको एमए तक के सब रागें याद, सारे ख्याल वो गाता फिरता था, छोटा था तब भी। तो इवन आपको एक उदाहरण बता रही हूँ, एक बार टीवी पे नंद राग आ रहा था और उसमें ये लिखा हुआ था, तब तक मुझे पता नहीं था कि नंद को आनंदी कल्याण भी कहते हैं और आनंदी भी कहते हैं। तो मैंने कहा, वो बोले कि, कहता है वो खेलते खेलते ही, बहुत छोटा था, कि मम्मी ये तो वो है ना जो आप गाते हो, धन धन भाग नंद के। उसको राग का नाम पता नहीं था। तो फिर मैंने कहा हाँ, लेकिन ये तो आनंदी कल्याण बोल रहे हैं इसको, वो तो नंद था। फिर मैंने बुक्स में देखा तो उसमें लिखा हुआ था। यानी बच्चा कितना सीधा जाके पहुंचा है वहाँ कि ये वही ख्याल है ना मम्मी। तो ये भी कोई ईश्वरीय आशीर्वाद, बिल्कुल बिल्कुल आशीर्वाद। इवन मेरे हस्बैंड भी हर फिल्मी गाने का राग बता देते थे कि ये तो इस राग में। मैडम, बातें बहुत सारी हो गई, समय का थोड़ा सा हमको ध्यान रखना पड़ेगा और समय के अनुसार ही चलना पड़ेगा। अभी चलते चलते एक अंतिम सवाल मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा कि आपके पास में बहुत सारे बुक्स रिव्यूज़ के लिए आती होंगी और स्टूडेंट्स की कई तरह की क्वेरीज होती होंगी। आप क्या कमी देखते हैं आजकल के जो टैलेंट हैं, चाहे वो सिंगिंग का हो चाहे डांसिंग का हो? एक जल्दी सफल होने की लालसा उनके भीतर है, लेकिन वो थोड़ी मेहनत की तरफ फोकस नहीं कर पाते। क्या कमी है आज के टैलेंट में और क्या उन्हें करना चाहिए? नहीं, मैं तो आपको बता रही हूँ, मैं इस बात से बहुत दुखी हूँ और मेरे मन को बहुत दुख होता है, क्योंकि मैंने बरसों राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है। स्तर इस कदर गिर गया है। उसका रीज़न सिर्फ ये है कि किसी भी चीज़ को सिंसियरली नहीं लेते हैं और रियाज तो करते ही नहीं हैं बिल्कुल। जबकि म्यूज़िक में कोई शॉर्टकट है ही नहीं, रियाज तो करना ही है, अवश्यंभावी है। संगीत इंसान को अनुशासित करता है, ऑलराउंडर बनाता है। हर फील्ड में संगीत से बच्चा सफलता पाता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी आज की पीढ़ी को कि पेशेंस के साथ रियाज करें, अपने से बड़ों का सम्मान करें, गुरु का सम्मान करें, तभी कुछ पा सकते हैं। ऐसे कुछ नहीं आएगा। ये जो रातों रात एक गाना गा के और अवार्ड ले लेते हैं और फिर सोचते हैं कि सब आ गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हम आज भी ये सोचते हैं कि बहुत सीखना बाकी है, और सच्चाई कह रही हूँ ईमानदारी से कि मुझे ये लगता है कुछ भी नहीं आता, हमें कुछ भी नहीं आता है। बहुत कुछ सीखना बाकी है, बहुत कुछ करना बाकी है। और इसीलिए मैंने इस उद्देश्य से मेरा घर में इंस्टीट्यूशन भी खोला है। वहाँ मैं सिखाती हूँ, कथक डांस भी और वोकल म्यूज़िक भी सिखाती हूँ, कि कुछ इस बहाने से होता रहेगा और बच्चे आते रहेंगे और उनको मैं सिखाती रहूँगी। तो और मेरी बुक्स का काम भी अभी चल रहा है कि मैं जाने से पहले इस दुनिया से जाने से पहले जो मेरे पास है, जो मेरे गुरुजनों ने मुझे दिया है, वो मैं इस दुनिया को दे के जा सकूं। इसलिए मेरी बुक्स का काम भी बराबर चल रहा है। और ये एक सपना बाकी है। ये सपना है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स लिख के चली जाऊं कि लोग उनको पढ़ें, वो उनके काम आए, और मैं जितने स्टूडेंट्स को सिखा सकूं उतना मैं सिखाऊं। तो बहुत ही खूबसूरत बातें आज प्रोफेसर डॉक्टर प्रेम दवे ने हमें बताई है। हम आपसे बातचीत करके ये समझ पाएंगे कि हम अपने जीवन में यदि सफलता पाना चाहते हैं तो हमें कठोर मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। हम इससे इनकार नहीं करते कि ईश्वर ने हम में कोई ना कोई प्रतिभा दी है, लेकिन उसको विकसित करना और निखारना हमारे स्वयं के हाथ में है। प्रोफेसर डॉक्टर प्रेम दवे, आपका जीवन सफल है, आपका जो सपना है वो भी शीघ्र ही पूरा हो और आप लगातार उत्कृष्ट एक अच्छी क्वालिटी का काम करती रहें। समाज में आपने जो किया है निश्चित तौर पर वो हम सब के लिए एक रोल मॉडल की तरह काम करता रहेगा। आज आप आकाशवाणी जयपुर के स्टूडियो में आई। प्रोफेसर डॉक्टर प्रेम दवे, आपके आने का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ तहे दिल से कि आपने मुझे आमंत्रित किया और मेरे विचार यहाँ रखने का मुझे मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।